So we were discussing about input devices और input devices में सबसे हमने we already covered keyboard and mouse and different types of mouse or pointing devices or keyboard different types of keyboard and the type of keys it have. We all have discussed that in the previous lecture. And today we will discuss about audio input and then we will discuss about other types of input devices. So audio input क्या होती है? The process of entering any sound into the computer is called audio input. आप अपनी साउंड जिस तरह से कंप्यूटर में एंटर करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू वो ऑडियो इनपुट कहलाती है. ठीक है, वो स्पीच हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, या कोई भी और साउंड इफेक्ट हो सकता है जो आप करते हैं. नॉर्मली जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो WAV जो फाइल फॉर्मेट होता है उसमें उस फॉर्म में जो अपनी आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर करती है, आपकी तमाम जो ऑडियो फाइल्स है. वॉइस इनपुट फिर होते और ये होगी ऑडियो इनपुट. फिर वॉइस इनपुट है द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा बाय स्पीकिंग इनटू द माइक्रोफोन. आप माइक्रोफोन में जो है वो बोलते जाएं और आपकी जो आवाज़ है या डाटा है जो वो रिकॉर्ड होता जाए कंप्यूटर में, दैट इज़ कॉल्ड अ वॉइस इनपुट. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होंगे मोस्टली के पास. अगर किसी के पास एप्पल आईफोन है उसके पास सिरी है, और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो उसमें गूगल असिस्टेंट के नाम से एक सिस्टम मौजूद है. वो आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करता है और आपकी उसको कमांड को पूरा करता है. लेकिन लोग नॉर्मली हाथ से उसको खोलना पसंद करते हैं, चीज़ों को ऑपरेट करना पसंद करते हैं. लेकिन अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आपके गूगल असिस्टेंट को खोलें तो उसमें अगर आप मसलन कमांड दें कि ओपन व्हाट्सएप या कॉल, मतलब जिसको आपने कॉल करनी है उसका नाम लें, तो वो उस कमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा अगर आपने क्लियरली बोला उसको. तो वॉइस इनपुट होती है बेसिकली ये वॉइस रिकग्निशन होती है, स्पीच रिकग्निशन होती है. ये स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपकी वॉइस को इन ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू सम इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन वो हैं जो वो एग्जीक्यूट हुआ करती हैं. इसमें इम्पोर्टेंट बात ऑब्वियसली बात है वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की है. एक स्पीकर डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा स्पीकर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होता है. स्पीकर डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे यूजर को ट्रेन करना पड़ता है कंप्यूटर को. मतलब ये कि पहले जैसा गूगल की मैंने मिसाल दी, सिरी की मिसाल दी, वहाँ पे आपको अपनी वॉइस को कैलिब्रेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, और वो जब कैलिब्रेशन मुकम्मल कर लेता है तो फिर वो आपकी वॉइस की कमांड को इजीली इंटरप्रेट कर लेता है. क्योंकि हर बंदे का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एक ही वर्ड को बोलने के वे को. सो वो आपकी प्रोनाउंसिएशन और जो उसको कैलिब्रेट करना वो ज़रूरी होता है. तो इसका मतलब है ये वो स्पीकर डिपेंडेंट एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मोबाइल्स में आता है. सो दूसरा स्पीकर इंडिपेंडेंट होता है जिसमें आपके बिल्ट इन जो है वो वर्ड्स होते हैं. जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल. सो हम बात कर रहे थे कि वॉइस इनपुट की जो स्पीकर डिपेंडेंट और स्पीकर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें स्पीकर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन वर्ड्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं. उसके मुताबिक वो पैटर्न रिकग्निशन करता है और आपकी वॉइस को एज अ इनपुट रिकग्नाइज करता है. फिर फिर आपके पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं फॉर हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स. ये पहले से इसका ज़्यादा था क्योंकि ये बुक थोड़ी सी ओल्ड है तो इसमें शायद हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स उस वक्त मोबाइल डिवाइसेस इतनी शायद कॉमन नहीं थी. क्योंकि मैंने इसका वर्जन चेक किया तो 2005 की, तो उस वक्त शायद एंड्रॉयड या फ़ोन ये इतने पॉपुलर नहीं थे या थे ही नहीं मेरे ख्याल में. एनीवेज इनपुट डिवाइसेस होती हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के लिए. हैंड हेल्ड कंप्यूटर से मतलब ये कि उसको स्टाइलस का होता था, लेकिन अब तो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं तो देयर इज़ नो नीड फॉर दिस. बट एनीवेज हम कवर करते हैं डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा भी एक हैंड हेल्ड डिवाइस है या कंप्यूटर है मिनी. ठीक है, और उस वो डिजिटल कैमरा क्या करता है आपकी जो पिक्चर्स है उसको स्टोर करता है और पिक्चर्स को खींचता है. तो पिक्चर्स को आप जो है किसी भी कंप्यूटर के साथ अटैच करके सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी डिस्क पे या अपनी हार्ड ड्राइव पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं.
सो कैमरास की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। स्टूडियो कैमरा होते हैं जो प्रोफेशनली और एक्सपेंसिव कैमरा होते हैं, और वो स्टूडियो में जो आप फोटोग्राफी करते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा फील्ड कैमरे होते हैं जिनमें ज़्यादा एक्सटेंसिव लेंसेज होते हैं, क्योंकि वो आउटसाइड जैसा स्पोर्ट्स में आपने देखे होंगे उसकी फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होते हैं फील्ड कैमरास, वो आउटडोर ये इस्तेमाल के लिए होते हैं, और स्पेशलाइज लेंसेज उनके साथ इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा पॉइंट एंड शूट कैमरा है जो कि लेस एक्सपेंसिव होते हैं। नॉर्मली लोग स्मॉल बिजनेस यूजर्स या होम यूजर्स जो है वो करते हैं। सोनी के छोटे कैमरास होते थे। दे आर ऑल्सो डिजिटल, बट दे आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज द डिजिटल कैमरास, और उनकी दे आर ऑल्सो गुड। बट अब ऑब्वियसली बात है, लोगों को मसलन 20 मेगापिक्सल की बात करते थे पहले ज़माने में लोग, तो बहुत बड़ी बात लगती थी। अब लेकिन मोबाइल फ़ोन्स में जो है बहुत अच्छे-अच्छे कैमराज़ आ गए हैं। सो एनीवेज़ फ़ील्ड कैमराज़, आपका मोबाइल फ़ोन भी एक चलती-फिरता आपका कैमरा डिवाइस है बेसिकली। सो उसके अलावा वीडियो इनपुट है। वीडियो इनपुट में क्या होता है, वीडियो इनपुट में आप जो फुल मोशन जो रिकॉर्डिंग है, यानी मूविंग पिक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो इनपुट करते हैं। क्या कहते हैं उसके उसमें कंप्यूटर में। अब उसमें ज़्यादातर तो डिजिटल कैमराज़ हैं जो हैं वही ये काम कर लेते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन्स भी वीडियो इनपुट कर लेते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर कोई टैबलेट है या आपके पास लैपटॉप है जिसमें कैमरा है, उस वो भी ये काम कर सकता है। सो वीडियो इनपुट जो है बहुत तरीके से हो सकती है। एक तो पीसी वीडियो कैमरा है। आपके पास मतलब अब तो मुझे नहीं पता आप लोगों के पास किसी के पास सिस्टम है कि नहीं, लेकिन अगर सिस्टम है तो उसके साथ आपको अलग से कैमरा लेना पड़ता है, और वो आपकी वीडियो इनपुट करता है इनटू द सिस्टम। उसके अलावा पीसी उससे रिलेटेड एक छोटा-सा एक्सटेंड किया हुआ है वीडियो कंप्रेशन। वीडियो कंप्रेशन का मतलब है कि कैमरा जो वीडियो कैप्चर कर रहा है वो समटाइम्स बहुत उसका साइज़ बड़ा होता है, तो उसको कंप्रेस करना यानी उसके साइज़ को छोटा करना ज़रूरी होता है, सो दैट आपकी जो डिस्क की स्पेस है वो फ्री हो सके। अम सो एक होता है वीडियो कंप्रेस करना, फिर उसको डीकम्प्रेस करने के लिए वीडियो डिकोडर्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि अगर आप उससे उस वीडियो को आपने कंप्रेस कर दिया तो उसको डीकम्प्रेस करने के लिए अच्छा कंप्रेस करने का से क्या होता है कि वीडियो वही रहती है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स या इम्पोर्टेंट जो फीचर्स होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी मुतासर होती है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल क्वालिटी में वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यू यूज़ वीडियो डिकोडर्स सो दैट आपको डीकम्प्रेस कर सके, आप ओरिजिनल साइज़ की वीडियो वो ले सकें। वेब कैम्स होते हैं, वेब कैम्स ये बड़ी कॉमन सी डिवाइस थी जब आप कोई वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मसलन अभी मेरे मेरे जो सिस्टम पे लगा हुआ वेब कैम है, ठीक है? तो जब भी मैं ऑनलाइन इंटरनेट पे कोई स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, तो वेब कैम्स यूज़ होते हैं, और ये जो सिस्टम पीसीज़ के साथ भी अलग से आप यूज़ कर सकते थे। वेब कैम में जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली जो फैसिलिटी है वो जिसमें आप ऑनलाइन, जैसा मैं ज़ूम पे अभी बात कर रहा हूँ, अगर मैं यही स्ट्रीमिंग कर दूँ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली वेब कैम्स के थ्रू होती है, ठीक है? और या इसमें मेरे ख़्याल में यही चीज़ है। फिर आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं स्कैनर्स एंड रीडिंग डिवाइसेस। अच्छा, स्कैनर्स और रीडिंग डिवाइसेस बड़ी कॉमन सी डिवाइसेस हैं आजकल के ज़माने में। स्कैनर्स तो होता है ऑप्टिकल स्कैनर, जो कि आपकी पिक्चर्स को, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जो डिजिटली ट्रांसफ़ॉर्म करता है, उनको डिजिटली ट्रांसफ़ॉर्म और स्टोर करने के लिए काम आता है, वो आपका ऑप्टिकल स्कैनर या स्कैनर आप जिसे कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, वो होता है। आप यही काम अब वैसे मोबाइल में डिवाइसेस भी मोबाइल में एप्लीकेशंस आ गई हैं जो आपके मोबाइल कैमरा से इसको स्कैन करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मली स्कैनर जो प्रोफेशनल स्कैनर्स होते हैं वो अलग से भी होते हैं, और उसमें आपकी डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स जो भी स्कैन करके आप डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। और उन डिजिटली स्टोर डॉक्यूमेंट्स को आप फिर इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो इमेज के फॉर्म में होगा स्टोर, तो आप उसको इमेज को एडिट कर सकते हैं एंड सो ऑन। मतलब आपके पास कोई बहुत पुरानी बुक है अगर, तो आप वो बहुत पुरानी बुक को क्या कर सकते हैं, उससे पुरानी बुक को आप डिजिटली स्टोर करके उसके बाद में जो है इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और इमेज प्रोसेसिंग से उसके वर्ड को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। इस तरह आपकी जो एक वैल्यूएबल एसेट है जो बुक का,
वो ज़ाया होने से बच जाता है, क्योंकि आप उसको डिजिटली स्टोर कर लेते हैं, और क्योंकि पेपर की क्वालिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिटीरियोरेट हो जाती है, वो ख़राब होती है। तो बहुत सारी पुरानी बुक्स इस तरह डिजिटली जो है वो उनको डिजिटाइज़ किया गया है और वो स्टोर कर लिए हैं, मतलब वो इम्पोर्टेंट नॉलेज जो है वो स्टोर हो गया परमानेंटली, एक तरह से आप कह सकते हैं। अम, अच्छा, स्कैनर से रिलेटेड फिर आगे बात आती है ऑप्टिकल रीडर्स की। ऑप्टिकल रीडर्स में सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी डिवाइस होती है जो कि लाइट सोर्स को यूज़ करती है टू रीड कैरेक्टर्स, इमेजेस या मार्क्स या कोड्स। इसकी बड़ी कॉमन सी आपके पास है मिसालें, वो अभी हम देखते हैं। एक तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ऑप्टिकल ओसीआर जिसे कहते हैं। ओसीआर बेसिकली जब भी आप कोई स्कैनर परचेज करेंगे मार्केट से, तो उसके साथ ओसीआर का सॉफ्टवेयर लाजमी आता है। मतलब आप ओसीआर ये होता है कि आपने जो एक डॉक्यूमेंट स्कैन किया, एक बुक स्कैन की, और वो पिक्चर की फॉर्म में वहाँ पे चली गई। तो अब वो बुक तो आपको तो अगर कोई उसको टेक्सचुअल फॉर्म में चाहिए, तो आप ऑप्टिकल ओसीआर जो सॉफ्टवेयर है उसको, उसमें उस पिक्चर को ले जाएँ, तो वो उसमें जो लेटर्स हैं वो उनको कैरेक्टर्स हैं उनको एक टेक्स्ट की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगा। मतलब पिक्चर से एक्सट्रैक्ट करेगा लेटर्स को, और वो एक आपको डॉक्यूमेंट दे देगा, एडिटेबल डॉक्यूमेंट दे देगा। तो इसका मतलब आपने स्कैन पिक्चर की, लेकिन आपको ओसीआर की मदद से आप उसको इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओसीआर जो है ऐसे स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसके अलावा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बेसिकली ये भी एक मार्क्स जो डिफरेंट होते हैं, जैसे स्मॉल सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, ठीक है। और ख़ास तौर पे आप जब कोई सर्विस कर रहे हो उसमें लोग यूज़ करते थे, लेकिन आजकल ये ओएमआर बहुत स्पेशलाइज्ड लोगों या फील्ड्स में यूज़ होते होंगे, नॉर्मली कॉमन यूज़ में ये चीज़ें नहीं हैं। फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन में सबसे जो कॉमन कैटेगरी है वो है आपकी बारकोड स्कैनर की। बारकोड स्कैनर आपके पास सुपरमार्केट्स में जहाँ पे भी आप शॉपिंग के जाते हैं, बड़े-बड़े मॉल्स जो लगे हैं, जैसे एसपी मार्ट है, सिटी मार्ट है, अल्फाते है। आपने देखा होगा, आप प्रोडक्ट लेते हैं, वो जो स्कैन करते हैं, तो वो स्कैन किसको करते हैं? बारकोड उस पे जो लगा होता है उसको स्कैन करते हैं, और वो स्कैन करके सिस्टम में उसकी प्राइस आ जाती है, और उस प्राइस से फिर आपको वो कैलकुलेट होती जाती है। तो अगले पेज पे इसकी मिसाल भी दी हुई है। वो तो एक पुराने टाइप का स्कैनर है, लेकिन आजकल ऑप्टिकल आपके पास है मार्क रिकॉग्निशन के डिवाइसेज़ हैं जो आप सुपरमार्केट्स में आम देखते हैं। उनको बस स्कैन करते हैं और आपके पास जो है वो आप को वो प्रोडक्ट जो है वो आप के अकाउंट में ऐड हो जाती है। ये बार कोडिंग जो है स्कैन करना, ये आपको शायद पता हो, वो जैसा आपके पास क्यूआर कोड स्कैन करने का आपके एंड्रॉयड फ़ोन में फीचर्स हैं। अगर आप कहीं जाते हैं, वहाँ पे क्यूआर कोड है, उसको बस स्कैन करें अपने मोबाइल के कैमरा से, और आपको आप उसकी जो प्रोडक्ट है या ऐप है या जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन है उस पे चले जाएँगे। सो ये एक बड़ी कॉमन टेक्नोलॉजी बन गई है अब विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, ठीक है? ये रीड करता है टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक से जो टेक्स्ट प्रिंटेड होता है, उसको रीड करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? खासतौर पे बैंकिंग के जो बैंक आपके जो बैंक के चेक हैं, यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है। इसके नीचे आप देखेंगे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इन वर्ड्स को स्कैन करने के लिए ये MICR जो स्कैनर है वो यूज़ होता है, ये डिवाइस। और वो चेक को नीचे से स्कैन करे, तो इससे पता लगता है कि चेक ऑथेंटिक है या नहीं है। और दैट्स द वे कि आपके कैरेक्टर्स, बेसिकली ये भी कैरेक्टर्स ही हैं, तो कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज़ करके वो आपको डॉक्यूमेंट को बताता है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। उसके बाद फिर वायरलेस इनपुट है। वायरलेस इनपुट टेक्नोलॉजी ये बड़ी कॉमन सी है, पता नहीं आप लोगों ने यूज़ की है या नहीं है। सब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ब्लूटूथ है, दिस इज़ अ वायरलेस इनपुट। आप डाटा मेरे ट्रांसफ़र कर देते हैं या कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करते हैं। मसलन मेरे पास तो मैकबुक है, तो मैं अब ब्लूटूथ से के साथ इसके साथ कनेक्ट करके अपना डाटा इसमें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा वाईफ़ाई डायरेक्ट के नाम से आपके सिस्टम में हमेशा सॉरी, आपके एंड्रॉइड फ़ोन में आपके एक कैपेबिलिटी होती है, आप ब्लूटूथ के थ्रू नहीं कर सकते, आप वाईफ़ाई से कनेक्टेड हैं, और जिसको आपने डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, वो भी वाईफ़ाई से कनेक्टेड है, तो आप
वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट चाहे जितना भी बड़ा हो कि वो शेयर कर सकते हैं। ब्लूटूथ से इज़ अ वेरी स्लो टेक्नोलॉजी, इज़ अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, और उसमें होता ये है कि ब्लूटूथ से आपको इतनी स्विफ्टनेस नहीं मिलती, और अगर आपका फाइल साइज बहुत बड़ा है तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक छोटी सी फाइल ट्रांसफ़र करने में भी। लेकिन वाईफाई डायरेक्ट में इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड्स और वो आपकी फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है इनपुट की वो बहुत कॉमन हो गई है। इसमें कॉमन मिसाल अब आपके पास ऐसे रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं, ऐसे एयर कंडीशन अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, जो आप मोबाइल फ़ोन से जो है जिनको ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के से कैसे करते हैं? मोबाइल फ़ोन से वाईफ़ाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं आप लोग। मतलब आपका एसी और आपका रेफ्रिजरेटर वो आपके मॉडेम के साथ सॉरी? ओके, मैं किसी का वैसे ही माइक खुल गया था। तो आपकी जो अप्लायंसेज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, वो वाईफ़ाई से कनेक्ट होती हैं, राउटर से, आपके मॉडेम से, और आप उनको मोबाइल फ़ोन से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा आपके पास जो सर्वेलेंस कैमराज़ हैं, जैसे सीसीटीवी कैमराज़ हैं कुछ, जो आप एक जगह पे लगा दें और वो वाईफ़ाई के थ्रू कनेक्टेड होंगी, और आप हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन पे सर्वेलेंस देख सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। सो उसके अलावा सेंसर इनपुट डिवाइसेस हैं। सेंसर एक बेसिकली ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनको मैयर कर रही होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे, जैसे कि स्पीड है, मूवमेंट है, वेट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, इमेजेस है, तो ये सब सेंसर्स के थ्रू मैयर कर सकते हैं। मसलन शहर में ह्यूमिडिटी कितनी है, स्मोक कितनी है, ये कोई सेंसर लगाए होते हैं माइक में मौसमियात वालों ने, उसके थ्रू ये मैयर करते हैं। उसके अलावा आप स्पीड मोटरवे पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे स्पीड गन्स होती हैं, वो बेसिकली दूर से बैठ के पुलिस वाले उस स्पीड के थ्रू लगा जाते हैं सेंसर के थ्रू के ओके स्पीड कितनी से आ रही है कोई गाड़ी। सो ये सेंसर इनपुट डिवाइसेस इस तरह से काम करती हैं। उसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है, आरएफआईडी टैगिंग इसे कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स अगर कभी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो वो टैग कर देते हैं जानवरों को, ताकि ये अंदाजा लगा सके कि जानवर कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। खासतौर पर मछलियों को समंदर में जब वो टैग करते हैं और उनके मूवमेंट को स्टडी करने के लिए, बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आरएफआईडी टैगिंग करते हैं। ये बेसिकली छोटी सी चिप होती है जिससे जो टैग कर देते हैं, और वो आप उसको फिर ट्रैक कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडियो सिग्नल्स। सो रेडियो सिग्नल्स को आप कैच करके अंदाजा लगाते हैं कि एक्चुअली आपका जो स्पीशी एनिमल है वो कहाँ पे है। फिर ह्यूमन बायोलॉजी इनपुट डिवाइसेस हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि जो कि आपके बॉडी मूवमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है ना उसको एज अ इनपुट लेती हैं। इट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय सेंसर्स, ऑप्टिकल स्कैनर्स, वॉइस रिकग्निशन और अदर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जिसे आप कहते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपकी इसमें बहुत सारी, आपके बैंकों में जाते हैं, आप सिम परचेज करते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है। आप वॉइस पैटर्न रिकग्निशन होती है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन है ये बैंकों में। ठीक है, उसके अलावा आपका एफबीआर का सिस्टम है। ये सारे जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का आपकी ह्यूमन बायोलॉजी यानी कि ह्यूमन के जो डिफरेंट बायोलॉजिकल फीचर्स हैं उनको एज अ इनपुट लेती है। सो मैंने क्विकली सब कवर कर दिया इससे पहले कि ये टाइम खत्म हो जाता, क्योंकि अदरवाइज लेक्चर वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू मैनी पीसेस। सो यहाँ तक किसी के ज़हन में सवाल है तो हम ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, सॉरी दोबारा रीजॉइन करें, क्योंकि ये टाइम अप होने वाला है।